हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राधा कृष्णन एकेडमी एंड आई एम अभा दुबे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो लास्ट 10 ईयर्स में आए हैं तो उनकी आप लोग की सीरीज़ चला रही हूँ, जिसमें मैंने आप लोग को डिफरेंशिएशन के PYQ करवा दिए थे। तो आज से आप लोग के स्टार्ट होंगे इंटीग्रेशन के PYQ, जो अभी तक लास्ट 10 ईयर्स में आए गए हैं और जो पूछे गए हैं, और वो आप लोग के लिए UP TGT और PGT दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोनों के क्वेश्चंस को हम साथ में लेकर चलेंगे और सॉल्व करवाएंगे, ताकि अगर आप लोग को किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न है या फिर आप लोग TGT और PGT का पैटर्न नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस में आते हैं, तो वो आप लोग के जितने भी डाउट्स हैं वो मेरे वीडियोस के थ्रू आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आप फिर आइए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन का PYQ का पार्ट 1। ओके, इसका इंटीग्रेशन का डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर ही स्टार्ट कर देते हैं, ज़्यादा सही है, क्योंकि आप लोग का टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए डायरेक्टली हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं, या जिन भी बच्चों को वीडियोस में कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग जाके पहले वीडियोस भी चेक कर लीजिए, क्योंकि उसमें मैं पूरी आप लोग की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन या जो भी आपका UP TGT का सिलेबस और पैटर्न है वो सारा उसको लेकर कवर करते हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और जिन भी बच्चों ने अभी तक उसको नहीं देखा है, या आपको किसी तरह का कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन को लेकर, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और जितने भी PYQ हैं वो हम आप लोग को इसमें बताएंगे इस वीडियो में, ठीक है। इसका हम आपका पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 0 से लेकर π/2, रूट में लिखा हुआ है sin x dx अपॉन रूट sin x प्लस रूट cos x, ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को लेकर आपको सॉल्व करना है और इसी क्वेश्चन से आपको इसका आंसर निकालना है, ठीक है। ये कोई फंक्शन है, इसको आप I मान सकते हो या कोई फंक्शन fx मान सकते हो, ठीक है। अब देखिए, इसको क्या करते हैं हम लोग, एक इनडेफिनिट इंटीग्रल का अलग पैटर्न होता है और डेफिनिट इंटीग्रल का अलग पैटर्न होता है। बस क्या अंतर होता है वो हम आपको बता देते हैं। दोनों में बस इतना सा है कि डेफिनिट में आपकी लिमिट्स दे रखी रहेंगी। नीचे वाली लिमिट को हम लोग लोअर लिमिट कहते हैं और ऊपर वाली को अपर लिमिट कहते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आपकी इनडेफिनिट होती है उसमें आपकी लिमिट्स नहीं दे रखी होती हैं। तो जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी है कि अगर 0 से लेकर π/2 आपका fx का कोई फंक्शन दे रखा है, तो फिर वो 0 से लेकर π/2 f π/2 माइनस x के साथ में dx के फॉर्म में लिख दिया जाता है। ये पैटर्न होता है लिखने का। ये π/2 है, मतलब जहाँ जहाँ पर आपका x लिखा होगा वहाँ पे आप लोग π/2 माइनस x करके लिखोगे, तो वो आपका वो सोल्यूशन हो जाता है। तो अगर हम I का फॉर्म ये लेकर चलते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। सो अब इक्वेशन 1 में हम ये जो आपकी ये वाली प्रॉपर्टी है जो मैंने ब्रैकेट में कर रखी है, इसको हम लोग वहाँ पुटअप करेंगे। तो पुटअप करने से क्या होता है, ये तो हो गया 0 से लेकर π/2, रूट में हो गया साइन, ये हो गया π/2 माइनस x, इसके साथ हो गया dx, फिर रूट में यहाँ भी आ जाएगा साइन π/2 माइनस x प्लस यहाँ रूट आ जाएगा cos π/2 माइनस x, ये हो गया। dx तो लिखा हुआ है। अब एक बात बताइए, साइन π/2 माइनस x ये होता है cos x, यहाँ हो गया dx, नीचे साइन π/2 माइनस x रूट के साथ में cos x, और ये हो गया रूट के साथ में sin x, ये होता है। तो ये आपकी हो गई 0.2, मतलब इक्वेशन 2। अब क्या होता है ना कि इसमें क्या करते हैं हम लोग, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो आप लिख सकते हो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, या डायरेक्टली आप ऐड करके लिख सकते हो। तो LHS वाला पोर्शन LHS से ऐड होता है और RHS वाला पोर्शन RHS से ऐड होता है। तो I और I मिलकर हो गया 2I, और यहाँ पे हो गया 0 से लेकर π/2, यहाँ पर रूट साइन x है और यहाँ रूट cos x है। ठीक है,
तो यहाँ पर लिखा हुआ है रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स पूरे के साथ में dx अपॉन रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने एक स्टेप आपका छोड़ दिया है कि अगर आप इसके साथ में इसको ऐड करोगे तो चूंकि आपका नीचे वाला पोर्शन मतलब आपका डिनोमिनेटर सेम है तो जो आपका न्यूमरेटर का फॉर्म होता है वो भी आपस में डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, लेकिन जो डिनोमिनेटर होता है वो डायरेक्टली एक ही बार लिखा जाता है। जैसे कि 1/2 प्लस 3/2 होता है तो 2 नीचे लिखकर 1 + 3 कर देते हैं। उसी तरह से यहाँ की नीचे की वैल्यू ये वाली और यहाँ वाली वैल्यू आपस में सेम थी तो इसलिए डायरेक्टली रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से ये पोर्शन और ये पोर्शन आपस में कैंसिल हो गया तो बचेगा 2i बराबर 0 से लेकर π/2 बचा और सिर्फ बचा dx और dx का इंटीग्रेशन होता है x और इसकी लिमिट कहाँ से आ गई 0 से लेकर π/2। लिमिट रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि जब आपका पोर्शन सॉल्व होता है इंडेफिनिट में तो उसमें लिमिट्स नहीं दे रखी रहती हैं, इसलिए उसका आंसर x के फॉर्म में आता है। लेकिन अगर किसी में लिमिट्स दे रखी हैं डेफिनेट में तो आप वैल्यू पुट अप करोगे तो उसका कोई एक पर्टिकुलर नंबर आता है, क्योंकि सॉल्व करने से x की जगह पे आप वैल्यू पुट अप कर दोगे तो वहाँ कोई नंबर आएगा, चाहे भले वो पाई के ही फॉर्म में क्यों ना आए लेकिन वो आंसर आता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2i बराबर। अब दूसरी चीज़ ये है कि लिमिट पहले कौन सी रखनी है, तो हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। अपर मतलब जो ऊपर वाली लिमिट है माइनस लोअर लिमिट। ऊपर वाली लिमिट क्या है, x की जगह पे पुट अप करेंगे π/2 माइनस 0 तो कितना हो गया π/2 बचेगा तो i बराबर आ जाएगा π/4 और यही आपका आंसर हो जाता है। यही आपका आंसर है। और ये क्वेश्चन मैंने ये आपको मेंशन नहीं किया है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है टीजीटी 2001 और टीजीटी 2000। या आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ये 2001 में पूछा गया है और 2010 में भी ये क्वेश्चन टीजीटी में ही पूछा गया है। मैंने एक क्वेश्चन नोट करना भूल गए थे। इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्वेश्चन कहाँ है, चलो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन के जस्ट अपोजिट तो नहीं मान सकते, लेकिन हाँ उससे थोड़े बड़े होते हैं क्योंकि इसमें पुटिंग वाली वैल्यूज ज़्यादा होती हैं, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगता है ज़्यादा। टाइम गेनिंग क्वेश्चन है इसलिए याद रखिएगा। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है cos x dx बाय 1 + sin x 2 + sin x 1 + sin x 2 + sin x ये लिखा हुआ है और dx लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आपका टीजीटी 2009 का क्वेश्चन है, टीजीटी 2009 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब इसको क्वेश्चन को लेकर पहले चलते हैं।
एक बात बताइए, क्लास 10th में थोड़ा सा आप लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा होगा। उसमें क्या करते हैं कि हर वैल्यू को हम लोग अलग अलग करते हैं, उसके भी अलग अलग मेथड हैं, बट यहाँ पे सिंपल से अप्लाई होगा, हम बता देंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, पहले हम लोग क्या करते हैं, साइन एक्स को हम लोग मान लेते हैं टी। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि जब हम कुछ मानते हैं तो उसका डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है। तो साइन एक्स का हो गया टी, तो ये हो गया कॉस एक्स डी एक्स बराबर हो गया डी टी। अब चलिए ऊपर वैल्यू पुटअप करते हैं। कॉस एक्स डी एक्स की जगह पे तो हम डायरेक्टली डी टी लिखेंगे, नीचे हो जाएगा 1 + टी, तो यहाँ हो जाएगा 2 + टी। अब हम लोग इसका पहला पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दो, क्योंकि करेंगे ना तो यहाँ करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए अलग अलग करते हैं। कैसे किया जाता है, ये हो गया 1 + टी, यहाँ हो गया 2 + टी। यहाँ चूँकि फंक्शन टी के ही फॉर्म में है और टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, टी की पावर है 1, तो इसलिए डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, ए के साथ में भी 1 + टी लिख सकते हैं और बी के साथ में 2 + टी, मतलब अलग अलग। पार्शियल का मतलब होता है आंशिक, मतलब आप अलग अलग करके आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर लेते हैं हम एलसीएम। यहाँ तो हो गया आपका 1 + टी और 2 + टी। यहाँ पर आपका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर भी 1 + टी 2 + टी तो हो जाएगा, लेकिन ए के साथ में 2 + टी आ जाएगा और बी के साथ में 1 + टी आ जाएगा। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया। एलसीएम जब नीचे ले लेते हैं दोनों को तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। अब क्या करेंगे, 1 + टी 2 + टी यहाँ से कैंसिल हो गया, बाकी जो बचा वो लिखिए। 1 बचेगा यहाँ से, यहाँ पर बचेगा आपका, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2a + b एक साइड कर लेते हैं और साथ में t कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा a + b। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये कांस्टेंट टर्म की वैल्यू है। अगर यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे तो t का फंक्शन है तो यहाँ पर भी t का फंक्शन होना चाहिए था, तब आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर t का फंक्शन है और यहाँ नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट का फंक्शन है और यहाँ पे कांस्टेंट के फॉर्म में t 1 दे रखा है, t का फंक्शन नहीं दे रखा है। तो क्या लिख सकते हैं कि 2a + b = 1 लिख सकते हैं, और a + b लिखना चाहें तो आप 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं आप, यहाँ पे a + b की वैल्यू हो गई 0। अगर a + b 0 हो गया, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का b, यहाँ पे रखो, माइनस का 2b हो जाएगा प्लस का b = 1। सॉल्व करेंगे तो माइनस का b = हो गया 1। b की वैल्यू आ गई -1 और a की वैल्यू कितनी आ गई 1, क्योंकि -b के बराबर। ये तो हो गया इससे। अब हम यहाँ पे जाके वैल्यू पुटअप कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू 1, 1 के नीचे 1 + t हो गया और b की जगह माइनस का 1/2 + t। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करना आसान है, इसी का तो हमने अलग अलग किया था ना, तो यहाँ a की जगह a की वैल्यू रख दी, b की जगह b की वैल्यू रख दी। अब इंटीग्रेशन का साइन लगा दे रहे हैं और साथ में लिख दे रहे हैं dt, ठीक है। अब एक काम करते हैं, चाहे तो हम लोग यहाँ पे कुछ सॉल्व करके कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप लिख सकते हैं ये वैल्यू है log 1 + t की और ये वाली वैल्यू है log 2 + t की। तो फिर हो गया log 1 + t, किसको माना था, साइन को, साइन x, माइनस का log 2 + साइन x प्लस c लिख सकते हैं। यही आपका आंसर हो गया। या फिर आप लोग log m - log n लिखा है तो log m/n लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस वाले जो log के फॉर्म होते हैं वो डिवीज़न के फॉर्म में लिखे जाते हैं और जो प्लस वाले फॉर्म होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखे जाते हैं। ये क्वेश्चन TGT 2009 में आया था, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 डी एक्स टी जी टी 2009। आप लोग क्वेश्चन देखिए, मैं एक बार मैच कर लूँ क्वेश्चन। ठीक है, यही क्वेश्चन है। एक काम करते हैं, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स क्यूब लिखा हुआ है, नीचे हम लोग एक्स क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, तब भी तो एक्स की पावर 6 हो जाएगी, साथ में आ गया डी एक्स। लेट करते हैं यहाँ से एक्स क्यूब को टी, तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर हो गया डी टी। इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो एक्स स्क्वायर लिखा है और डी एक्स लिखा है, इसकी जगह पे हो गया डी टी अपॉन 3, और tan इनवर्स लिखा है और एक्स क्यूब लिखा है, एक्स क्यूब का हो गया टी, नीचे 1 प्लस एक्स क्यूब टी स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, तो 1/3 हो गया, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर के साथ में डी टी। ये हो गया। अभी इसके आगे इसको सॉल्व करना है। अब देखो, आप लोगों ने डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला पढ़ा होगा, tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ ले लेते हैं लेट tan इनवर्स t को मान लेते हैं u, तो यहाँ से हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, इसकी जगह लिख सकते हैं डी यू। अब चलते हैं वैल्यू पुटअप करने के लिए, 1/3 tan इनवर्स टी डी टी, tan इनवर्स टी की जगह हो गया u और dt के साथ में 1/t स्क्वायर, इसकी जगह हो गया du। 1/3 u की पावर क्या है 1, तो 1 + 1/1 + 1 कितना हो गया u स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c, 3 2 6, 1/6 u स्क्वायर का मतलब हो गया tan इनवर्स t का होल स्क्वायर प्लस का c, लेकिन t की वैल्यू भी हमने कुछ मान रखी थी, मानी थी हम लोग ने, मानी थी t की वैल्यू एक्स क्यूब, तो वो लिखना मत भूलिएगा, होल स्क्वायर प्लस का c। ये हो गया हमारा आंसर, और यही है हमारा फाइनल सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन भी TGT 2009 में आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 0 से लेकर पाई तक x tan x
dx अपॉन sec x प्लस cos x, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन आया है TGT 2005 में। खुद सोचिए क्वेश्चंस के लेवल क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस आपके टीजीटी में पूछे जाता है। अभी तक मैंने पीजीटी का क्वेश्चन उठाया ही नहीं है। खैर, डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, ज़ीरो से लेकर ए तक एफ एक्स का जो फंक्शन होता है वो ज़ीरो से लेकर ए तक एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के फॉर्म में होता है। ये होता है आपका पैटर्न। ठीक है, अब चलते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको कुछ मान लेते हैं, माना मैंने आई। अब हम वैल्यू पुटअप करते हैं, ज़ीरो से लेकर हो गया पाई, एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स, टैन हो गया, फिर हो गया पाई माइनस एक्स, डी एक्स हो गया अपॉन सेक पाई माइनस एक्स प्लस कॉस पाई माइनस एक्स हो गया। आई बराबर हो गया ज़ीरो से लेकर पाई, पाई माइनस एक्स तो रहेगा लेकिन टैन पाई माइनस एक्स होता है माइनस का टैन एक्स, डी एक्स हो गया। नीचे आए सेक पाई माइनस एक्स, माइनस का सेक एक्स होता है, इसका भी माइनस का कॉस एक्स होता है, लेकिन माइनस बाहर है इसलिए ये चीज़ प्लस में लिख ली, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। मैंने 3 स्टेप एक ही में कर दिए। अब हम इसको अलग अलग करते हैं। ये हो गया ज़ीरो से लेकर पाई, जो बचेगा पहले हम लिख लेते हैं, पाई माइनस एक्स बचा, टैन एक्स हुआ, डी एक्स हुआ, नीचे बचेगा सेक एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये हो गया, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, अब इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ज़ीरो से लेकर पाई, अलग अलग करेंगे तो ये हो गया पाई टैन एक्स के साथ में हो गया नीचे सेक एक्स प्लस टैन एक्स, सॉरी कॉस एक्स। फिर यहाँ पर माइनस का ज़ीरो से लेकर पाई लिखा हुआ है, एक्स टैन एक्स डी एक्स, यहाँ डी एक्स लगाना भूल गए, नीचे हो गया सेक एक्स प्लस कॉस एक्स। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि यही वाला पैटर्न तो ये लिखा हुआ है ना, तो इस पूरे की जगह पे हम आई लिख सकते हैं। तो ये हो गया ज़ीरो से लेकर पाई, पाई टैन एक्स डी एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस कॉस एक्स, साथ में हो गया माइनस का आई। कोई दिक्कत तो नहीं, यही वाली वैल्यू थी जो वहाँ थी। माइनस आई इधर आएगा तो हो गया प्लस का आई, तो मतलब हो गया टोटल 2i। यहाँ हो गया पाई टैन एक्स डी एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ चाहें तो हम लोग कॉस एक्स कॉमन कर लें, तो यहाँ हो जाएगा सेक एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस का 1। ठीक है, अब यहाँ से हो गया 2i बराबर ज़ीरो से लेकर पाई, 1 अपॉन कॉस है तो ऊपर जाएगा तो सेक में आ जाएगा, तो हो गया सेक एक्स टैन एक्स डी एक्स। नीचे बचेगा सेक एक्स है और 1 अपॉन कॉस भी सेक है, तो कितना हो गया सेक स्क्वायर एक्स हो गया प्लस 1 हो गया। अब हम एक काम करते हैं, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है उसमें हम लोग किसी एक को कुछ मान लेते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग सेक एक्स को कुछ मान लेंगे। सेक एक्स को मान लेते हैं टी, तो डिफ्रेंशिएशन होगा सेक एक्स का होता है सेक एक्स टैन एक्स डी एक्स बराबर हो गया डी टी। ठीक है, इधर वाला पोर्शन मिटा देना। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं क्योंकि ये पूछे गए हैं। खुद सोचिए, जब 2005 का ये पैटर्न है
तो इस टाइम तो 2021 चल रहा है, अब तो पैटर्न थोड़ा बहुत क्या काफ़ी चेंज हो चुका होगा हद तक। यहाँ पे हमने क्या किया, सेक एक्स को हमने टी माना, सेक एक्स tan x। एक बार वैल्यू सेक एक्स 0 पे निकलेगी, एक वैल्यू पाई पर निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। इसको हम लोग चेंज तो करेंगे, लेकिन डेफिनेट में क्या होता है, जब हम लोग किसी चीज़ को कुछ मानते हैं तो उसके साथ में उनकी जो लिमिट्स होती हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए आप खुद सोचिए, यहाँ पर लिमिट्स पहले रख के देखते हैं कि अगर हम सेक 0 कर देंगे तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। 0 करने पर अगर हम x की वैल्यू 0 कर रहे हैं तो cos 0 कितना होता है 1, तो सेक भी 1 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम सेक पाई रखेंगे t की वैल्यू, तो ये हो जाएगी t की वैल्यू -1। cos पाई -1 होता है, तो सेक पाई भी -1 हो जाएगा। अब लिमिट क्या हो गई, चेंज हो गई। जहाँ पर 0 था वहाँ पर हो जाएगा 1 और ऊपर हो जाएगा -1, साथ में हो गया पाई, और सेक एक्स tan x dx की जगह हो गया dt अपॉन नीचे हो गया t स्क्वायर, सॉरी t स्क्वायर +1 हो गया। या फिर आप इसे लिख सकते हो कि 1 + t स्क्वायर हो गया, जो भी आप लोग मान सकते हो, आपकी मर्जी है ना। इतना समझ में आया, देख लीजिए, अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन ये भी एक होता है कि 1 से अगर सॉरी इसका जो डेफिनेट इंटीग्रल का एक वो होता है प्रॉपर्टी, क्योंकि मैंने आप लोग सिखाया था इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं अलग अलग तरह की। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग इसकी लिमिट रखते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब इस तरह का कोई फंक्शन होता है ना 1 से लेके -1 तक का होता है, तो उसमें एक प्रगुण और लगती है प्रॉपर्टी, जिसमें 2 बाहर आ जाता है, पाई तो है ही कांस्टेंट, 0 से 1 हो जाएगा और हो जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर +1। टी स्क्वायर +1 लिख सकते हैं या एक्स स्क्वायर +1 लिख सकते हैं। तो जब इन्वर्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो tan इन्वर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 + x²। तो अगर उस फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो आपका इंटीग्रेशन में tan इन्वर्स t के फॉर्म में आ जाएगा। तो 2i बराबर हो गया 2 पाई, और ये हो गया tan इन्वर्स t का फंक्शन हो गया, जिसकी लिमिट होगी 0 से लेकर 1 तक। तो ये हो गया 2i बराबर 2 पाई, ये हो गया tan इन्वर्स 1 माइनस tan इन्वर्स 0, क्योंकि अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट रखी जाती है। 2i बराबर 2 पाई हो गया, tan इन्वर्स ये हो गया tan π/4 माइनस ये हो गया tan इन्वर्स 0 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है tan 0 की वैल्यू। तो यहाँ पे हो गया 2i माइनस 2 पाई, और tan इन्वर्स से tan कैंसिल हो गया, सिर्फ आपका π/4 बचेगा, बाकी इधर वाला पोर्शन तो 0 हो गया। अब क्या हो जाएगा, i बराबर हो जाएगा 2 पाई इंटू π/4 लिखा हुआ था, और नीचे भी i की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब i की वैल्यू आ गई π²/4, और यही आपका हो गया आंसर। π²/4 यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, वैल्यू आपको बतानी है 0 से लेकर π/4 log 1 + tan थीटा d थीटा। कुछ नहीं दे रखा है, आगे हम लोग इसको i मान लेते हैं। ठीक है, चल सॉल्व करें। देखिए पहले तो हम इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं डायरेक्टली। तो ये हो गया 0 से लेकर π/4 log 1 + tan π/4 माइनस का थीटा और हो गया d थीटा। ये तो इक्वेशन 1 हो गई। पहले इसको सॉल्व करते हैं। 0 से लेकर हो गया π/4 log 1 + tan a - b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b और बाहर हो गया d थीटा। सही है, थोड़ा ज़्यादा ही कंजस्टेड हो जा रहा है। फिर यहाँ हो गया log, अंदर सॉल्व करते हैं 1 + tan π/4 की वैल्यू 1 - tan थीटा, क्योंकि tan π/4 का मतलब π/4 45 डिग्री की वैल्यू होती है और tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। और ये हो गया 1 + tan थीटा और साथ में आ जाएगा आपका d थीटा। ठीक है, नीचे एलसीएम ले लें क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं। तो i बराबर आ गया 0 से लेकर π/4 log के फॉर्म में आ जाएगा। नीचे एलसीएम ले लेते हैं 1 + tan थीटा, यहाँ ले लेते हैं d थीटा। तो यहाँ हो जाएगा 1 + tan थीटा एलसीएम लेने की वजह से, और यहाँ पर 1 - tan थीटा दे ही रखा था। तो tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया। तो बचेगा क्या? i बराबर बचेगा 0 से लेकर π/4 ऊपर, यहाँ बचेगा log 1 + 1 मिलके हो गया 2d थीटा अपॉन 1 + tan थीटा। अब इसको हम लोग पहले अलग अलग कर लो, यहाँ पे अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग अलग अलग कर लें क्योंकि log m/n को हम लोग log m - log n के फॉर्म में भी लिखते हैं। अलग अलग करें इसको तो ये हो जाएगा 0 से लेकर π/4, फिर ये हो जाएगा log 2d थीटा माइनस का 0 से लेकर π/4 log 1 + tan थीटा d थीटा। 1 + tan थीटा, उधर वाला पोर्शन मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा मिटाएंगे क्योंकि वरना समझ में नहीं आएगा। d थीटा, ठीक है, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, ये लिखा हुआ था। ठीक, अब देखो ध्यान से देखिए इसको, 0 से लेकर π/4 log 1 + tan थीटा, ये पूरा i की वैल्यू है। अगर हम लोग इसको करेंगे तो हम लोग कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो उसके हिसाब से वो पूरी वैल्यू i की वैल्यू है, तो यहाँ लिख लेंगे i इधर है उधर है, तो 2i बराबर हो जाएगा 0 से लेकर π/4 log 2d थीटा। तो एक काम करते हैं, log 2 ले लेते हैं बाहर क्योंकि कांस्टेंट वाली वैल्यू है, फिर π/4 और सिर्फ बचेगा d थीटा। d थीटा है या dx हो तो उसको हम लोग उसी फॉर्म में लिख देते हैं। इसका मतलब d थीटा का हो गया थीटा, वैल्यू ली जाएगी 0 से लेकर π/4, तो 2i बराबर हो गया π/4 मतलब अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट 0 आ गया log 2, तो 2i बराबर हो गया π/4 log 2। और अगर हम ये 2i को सिंगल करेंगे तो ये हो जाएगा π/8 log 2, और ये आपका आंसर है π/8 log 2। और ये क्वेश्चन आपका
PGT 2000 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन PGT 2000 में पूछा गया था, 2000 में पूछा गया था। वो बच्चे हमेशा याद रखिएगा कि जब उसका पैटर्न 2000 के टाइम में इस तरह का था तो 2021 में मीन्स आफ्टर 21 ईयर्स में उसका पैटर्न कितना ज़्यादा चेंज होगा। अगर आप लोग को इससे पहले वाले पेपर देख रहे हैं तो 2016 के बाद का इसका कोई पेपर नहीं हुआ है, इसलिए अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसकी PDF वगैरह भी अलग अलग चैनल्स पे मिलती है। अगर आप लोग को चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन पेपर वैसे उसका सॉल्व करवाऊँगी। लेकिन अभी तो खैर इसकी सीरीज़ चल रही है, इसी बीच में हम आप लोग को प्रीवियस ईयर जो 2016 में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनकी भी हम आप लोग की एक वीडियो बना के दे देंगे, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक उसका क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है वो देख लीजिएगा, सरकारी रिजल्ट वगैरह पे पड़ा होगा पेपर, तो आप लोग देख लीजिएगा, उसका PDF वगैरह पड़ा रहता है। नहीं होगा तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो कम से कम अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी उठा के देखोगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि पैटर्न किस तरह का पूछा जाता है। वरना अगर नहीं भी देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो भी वही क्वेश्चन है जो TGT PGT में आए हैं, मतलब लास्ट 10 ईयर्स में जितने क्वेश्चन आ चुके हैं ये वो सब हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ में जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो अब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।